शबीर ने जहानिया में मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल का एक ऐसा वाकया देखा है जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। महबूब नामी शख्स एक ढाबे पर बावर्ची था और अक्सर अपने दोस्तों को अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए दे देता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि महबूब ढाबे पर खाना खा रहा था और वहां बहुत से लोग मौजूद थे कि इस दौरान उसका एक दोस्त भी वहां पहुंच गया। अबे खाना जरा ढंग से पकाया कर, तेरे ग्राहक बहुत शिकायतें कर रहे हैं आजकल। अबे बिलाल, तू कैसा है मेरे दोस्त? आजा बैठ बैठ। अबे क्या बैठूं यार, तू मसरूफ ही इतना रहता है। अब तो रात को ही छुट्टी होगी तेरी। हाँ ये तो है। खैर बता क्या खाएगा? आऊंगा कुछ नहीं यार, बस चाय पीऊंगा बस। कड़क दूध पत्ती। छोटे एक चाय बना यार, और अच्छी सी। हाँ ठीक है ना, मेरा दोस्त आया। चल आजा, मैं तुझे बिठाता हूँ। आजा आजा। और बता। हाँ भाई बैठ बिलाल। हाँ वैसे खैर तो है ना? खैर तो चक्कर लगा है। अबे तू अपनी पतीली देख, वहां पे सालन वालन ना जल जाए कहीं तेरा। अबे तू फिक्र मत कर, नहीं जलता सालन। यार असल में ना मेरा मोबाइल खराब हो गया था, दुकान में बंद ने दिया हुआ था और मोबाइल लेने आया हूँ तो उसकी दुकान ही बंद। मुझे याद आया तेरा ढाबा भी नजदीक ही है, सोचा चक्कर लगा लूं, तुझसे सलाम दुआ कर लूं। हाँ तो अच्छा किया ना, इसी बहाने मिल लिया। खैर मेरा फोन ले लेना अगर कोई खास कॉल करनी है तो। यार बात दरअसल ये है कि एक औरत से ना मेरी नई दोस्ती हुई है, बस उसी से बात करनी थी, मगर फोन ही नहीं है मेरे पास। हाँ तो मेरा फोन ले लेना, बात कर ले उससे। वैसे क्या नाम है उस परी का? नाम नहीं बताऊंगा मैं तुझे। अच्छा भाई तू नहीं बता, ले चाय आ गई। अच्छा बात सुन, तू चाय वाय पी और ये ले फोन, तू बात कर, मैं थोड़ा काम कर लूं, बहुत थका हूं। ठीक है? हाँ तू काम कर चल ठीक है, चल मेहरबानी। ओके। बिलाल चाय की प्याली उठाकर ढाबे से बाहर एक जगह जाकर बैठ गया और फिर उसने मुबैना तौर पर उस इकरा नामी औरत को फोन मिला दिया। महबूब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा फोन दे दिया। जी कौन? हेलो, हाँ मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। तुम आगे तो तुम दिया, कहाँ थे? अरे याद तो रोज ही आती है आपकी, बस वो मेरा फोन खराब हो गया था। लेकिन तुम ये किसके नंबर से बात कर रहे हो? हाँ एक दोस्त का नंबर है, उसी से फोन लेकर तुमसे बात कर रहा हूँ। दोस्त का नंबर? अपने दोस्त के सामने तुम मुझसे बात कर रहे हो, बदनाम करोगे मुझे? अरे नहीं, वो मेरे पास थोड़ी खड़ा हुआ है, बहुत शरीफ इंसान है वो, और उसे क्या पता मैं किससे बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारा शौहर वापस आ गया लाहौर से? पता नहीं, शायद उसके आने का कोई इम्कान भी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या मैं चक्कर लगा लूं तुम्हारी तरफ? कोई जरूरत नहीं है, फौरन फैल जाते हो। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो बिना वजह बदनामी गले पड़ जाएगी, और तुमको तो पता है ना, 3 बच्चों की माँ। अच्छा एक बात तो बताओ, वैसे तुम खुश तो हो ना उसके साथ? खुश हूँ या नहीं हूँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अबे ओ, क्या सारा बैलेंस खत्म करेगा मेरा? ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है? तुम्हारे दोस्त की? अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, इंतजार करूंगी मैं। आ रहा हूँ। वो बैलेंस की पड़ी हुई है। तू भी ना ये पकड़ अपना फोन, और बैलेंस बोल रहा था ना। हाँ ये ले 100 रुपए, बैलेंस भी डलवा लेना। बड़े पैसे आ गए भाई तेरे पास। वैसे है कैसी वो?
यार है तो ऐसी जो एक बार देख लेना दीवाना हो जाए उसको। तो फिर मिलवाना मुझे भी उससे। अबे चलना, निकल, अपना काम कर, खाना बना। मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी जाना है, देर हो रही है। शाम में चक्कर लगाऊंगा, शायद दुकान खुल जाए। ठीक है? हाँ हाँ खुल जाएगी, तू आ जाना। चल चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ओके। जहानिया का रिहायशी बावर्ची महबूब अपनी एक बीवी को घरेलू नाचाकी की वजह से तलाक देकर दूसरी शादी कर चुका था। दोनों बीवियों से उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। महबूब का दोस्त बिलाल एक अनदेखी औरत के बारे में महबूब को बता रहा था। उसने महबूब का तजस्सुस बढ़ा दिया। शब्बीर ने देखा कि महबूब की छुट्टी हुई तो वो हाथ मुंह धोकर ढाबे पर ही खाना खाने बैठ गया। एक हाथ से वो निवाला तोड़ रहा था और दूसरे हाथ से आखिरी कॉल तलाश कर रहा था। फिर उसे वो नंबर नजर आ गया जिस पर उसके दोस्त ने किसी औरत से बात की थी। महबूब के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे और उसने उसी नंबर पर फोन कर दिया। उधर से इकरा ने फोन उठाया लेकिन महबूब खामोश रहा और फिर कॉल काट दी गई। हेलो बिलाल, अरे बोलो भी बिलाल, क्या मुंह पर ताला पड़ गया है क्या? बोलते क्यों नहीं हो बिलाल? इकरा ने फोन बंद कर दिया था। फोन बंद होने के बाद महबूब दोबारा खाना खाने में मसरूफ हो गया और फिर उसने अचानक निवाला रोक लिया तो उसे कुछ याद आ गया कि उसने कॉल रिकॉर्डिंग का बटन दबा रखा था और इस तरह उसे उसके दोस्त और उस औरत की गुफ्तगू का रिकॉर्ड मिल गया। जी कौन? हेलो, हाँ मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। तो आगे से तो मिली यार, कहाँ थे? अरे याद तो रोज ही आती है आपकी, बस वो मेरा फोन खराब हो गया था। महबूब ने इधर उधर देखा और फिर ढाबे से बाहर निकलकर निस्बतन एक महफूज मकाम पर फोन कानों से लगाकर रिकॉर्डिंग सुनने लगा। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारा शौहर वापस आ गया लाओ पे? पता नहीं, शायद उसके आने का कोई इम्कान भी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या मैं चक्कर लगा लूं तुम्हारी तरफ? कोई जरूरत नहीं है, फौरन फैल जाते हो। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो बिना वजह बदनामी करने पड़ जाएगी। और तुमको तो पता है 3 बच्चों की माँ। अच्छा एक बात तो बताओ, वैसे तुम खुश तो हो ना उसके साथ? खुश हूँ या नहीं ये तो मुझे भी नहीं मालूम। फोन रिकॉर्डिंग से महबूब पर हैरतनाक इंकशाफ हुआ। वो न सिर्फ उस औरत की आवाज पहचान गया था बल्कि उसका नाम भी मालूम हो गया था। इकरा महबूब ही के पड़ोस में रहती थी, शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे, शौहर लाहौर में मजदूरी करता था और कई दिन बाद घर आता था। महबूब ने खामोशी से फोन जेब में रखा और घर की जानिब जाता हुआ दिखाई दिया। अब उसके सामने इकरा चलती फिरती मुस्कुराती दिखाई दे रही थी। महबूब के ख्यालों में इकरा और महबूब का दोस्त बिलाल एक साथ घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। महबूब जो एक बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर चुका था, अब उसके दिमाग में अपने दोस्त की मुबैना महबूबा सवार हो चुकी थी। वो किसी भी तरह अपने दोस्त का पत्ता काटकर इकरा से दोस्ती करना चाहता था। इस मकसद के लिए महबूब ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इकरा बाजार से खरीदारी करके निकली तो महबूब मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। वो पैदल चलने लगी तो महबूब ने उसे मुखातिब किया। मैं छोड़ दूं? कौन हो तुम? अरे
आप ही के तो मोहल्ले में रहता हूँ। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। कैसे जानते हो मुझे? अरे आप बिलाल की दोस्त हैं ना, दोस्त है वो मेरा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं छोड़ दूं? कौन हो तुम? अरे अरे आप ही के तो मोहल्ले में रहता हूँ। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। कैसे जानते हो मुझे? अरे आप बिलाल की दोस्त हैं ना, दोस्त है वो मेरा। मैं किसी बिलाल को नहीं जानती, और अगर आइंदा तुमने मेरा रास्ता रोका ना तो पुलिस को बुला लूंगी, समझे तुम? अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाइएगा, ऐसा मत करें। मैं तो बस हमदर्दी कर रहा था आपसे। खैर। इकरा गुस्से के आलम में आगे बढ़ गई और महबूब मुस्कुराता हुआ देखा गया। महबूब के सर पर इकरा का भूत सवार था और वो हर हालत में उससे दोस्ती करना चाहता था। इसके लिए उसे एक नई तरकीब सूझी। उसने अपने दोस्त बिलाल की बुराइयां करने का मंसूबा बनाया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि महबूब ने निहायत एतमाद और यकीन के साथ इकरा को फोन मिलाया हुआ था। हेलो, कौन? बिलाल? जी माफ कीजिएगा, ये बिलाल का नंबर नहीं है। मेरा नाम महबूब है और वो मेरा दोस्त था। तो आपको उसने मेरा नंबर दिया था? जी आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा था वो मेरा दोस्त था, यानी अब नहीं है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बस छोड़ें आप इस बात को, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। बस आप उससे दोस्ती खत्म कर दें, क्योंकि वो एक ब्लैकमेलर इंसान है। ब्लैकमेलिंग तो समझती है ना आप? जो भी हो, कान खोलकर सुन लो, मैं किसी बिलाल को नहीं जानती। आइंदा मुझे फोन मत करना, समझे तुम? जानती तो आप हैं, बल्कि राजो न्याज भी करती हैं आप उससे। अपनी बकवास बंद कर, दफा हो जाओ। अच्छा जी, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। खुदा हाफिज। इकरा इस कॉल के बाद बहुत उलझ गई थी और इधर उधर टहल रही थी। उसने बिलाल को फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। इसी दौरान उसको व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट दिखाई दिया। इकरा ने सुनना शुरू किया था कि फौरन उसकी आवाज कम कर दी और फोन को कान से लगा दिया। ये बिलाल और इकरा के दरमियान होने वाली वो गुफ्तगू थी जो महबूब के फोन में उस वक्त रिकॉर्ड हो गई थी। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारा शौहर वापस आ गया ना पे? पता नहीं, शायद उसके आने का कोई इम्कान भी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या मैं चक्कर लगा लूं तुम्हारी तरफ? कोई जरूरत नहीं है, कौन फैल जाते हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो बिना वजह बदनामी गले पड़ जाएगी, और तुमको तो पता है इन बच्चों की माँ। शब्बीर ने देखा कि इकरा काफी खौफजदा हो गई थी। वो सर पकड़कर बैठी नजर आई। इकरा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके महबूब को फोन कर दिया। कौन?
मैं इकरा बात कर रही हूँ। इकरा कौन? अच्छा अच्छा, वो मेरे दोस्त की दोस्त। आपने बिलाल से दोस्ती खत्म की या नहीं? नहीं, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आप मेरे हमदर्द हैं। मैंने दोस्ती खत्म कर दी है उससे। आप मुझे एक बात तो बताएं, ये रिकॉर्डिंग बिलाल ने ही आपको दी थी ना? तो और क्या, वो कह रहा था कि आपसे कोई भी बात कर सकता है। आप समझ रही हैं ना वो आपको क्या समझता था? मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। प्लीज आप मेरी ये रिकॉर्डिंग जाया कर दें। मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप परेशान मत हो, मैं रिकॉर्डिंग जाया कर दूंगा। मुलाकात करना चाहेंगी मुझसे? क्यों? अरे आपकी आंखों के सामने रिकॉर्डिंग जाया करूंगा ना। ठीक है, मैं आपको सोचकर बताऊंगी, लेकिन खुदा के लिए जब तक आप ये रिकॉर्डिंग किसी को नहीं सुनाएंगे। हाँ हाँ, कभी नहीं सुनाऊंगा, आप इत्मीनान से रहें। महबूब ने इकरा तक रसाई का जो मंसूबा बनाया था उसकी घिनौनी शक्ल वाज़ेह होती जा रही थी। वो बार बार इकरा को मुलाकात के लिए कहता, लेकिन इकरा इसे किसी ना किसी बहाने से टालती जा रही थी। लेकिन जब महबूब ने इस रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी दी तो उसने मुलाकात की हामी भर ली। उसके साथ ही शौहर को एतमाद में लेकर उसे सब कुछ बता भी दी। शब्बीर ने देखा कि इकरा हाथ जोड़े अपने शौहर के सामने खड़ी थी और उसके शौहर का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दें। मेरी सिर्फ फोन की हद तक फिलहाल से बातचीत थी, लेकिन अब उसका दोस्त मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अकेले माफ कर दे। मैं क्या करूं? मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सजा दे ले और आगे नहीं जाना। फिर इकरा और उसके शौहर ने एक मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक इकरा ने खाली घर में महबूब को मुलाकात के लिए बुला लिया और इकरा का शौहर किचन में छुपकर खड़ा हो गया। महबूब ने मुबैना तौर पर रिकॉर्डिंग जाया करने के लिए इकरा को ताउन पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन जिस पर इकरा ने मुबैना मज़ाहमत की। महबूब मुतालबा पूरा ना करने पर रिकॉर्डिंग समेत जाने लगा तो इकरा के शौहर ने छुरियों के वार करके उसे कत्ल कर दिया। महबूब के कत्ल के बाद मकतूल के लवाहिकीन ने एहतजाज किया और बैनर्स लगाए। पुलिस ने कई लोगों को इस कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन असली मुलजिम के इकरार के बाद बाकी लोगों को छोड़ दिया गया था। इस वाक़े की जो तफसील पुलिस ने बताई थी वो ये है। हमें 1 की कॉल आई कि कत्ल हो गया है, तो मैं हमारा SHO नफरी मौके पे पहुंचे। रात का टाइम था, तकरीबन 2 के करीब। तो वहाँ छोटा सा घर था, तो डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ खून भी काफ़ी सारा था सहन में। तो वहाँ से हमने जाके दरियाफ्त किया उस कत्ल के बारे में। तो वो खातून कहने लगी कि ये मैंने कत्ल किया है, ये मेरी इज्जत लूटने लगा था, तो मैंने इसको छुरियाँ मार के कत्ल किया है। लेकिन वो कत्ल अकेली औरत का काम नहीं था। तो उसको हमने वहाँ से डेड बॉडी को कलेक्ट किया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जानिया पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद हमने जो तफ्तीश का दायरा था वसी किया। तो दौरान तफ्तीश इकरा ने, जो इलियास है उसकी बीवी है, उसने इंकशाफ किया कि ये महबूब जो है मकतूल, ये 15-20 दिन हो गए हमें काले करता था, बार बार तंग करता था। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो फिर बात क्लियर हुई कि महबूब आलम का एक औरत, एक लड़की इकरा से तलब था। टेलीफोनिकली जो इसको कॉलिंग करता था, जो हमने लगभग देखा तो 35 से ज़ायद कॉलें थी इनकी।
जब उसके खामन को इस बात का पता चला तो उसने इकरा पे जोर दे के महबूब को जो है वो घर बुलवाया, और घर बुलवाने के बाद जो है वो उसकी बड़ी बेदर्दी से उसका मर्डर किया। पुलिस ने इसकी बड़ी ज़बरदस्त तफ्तीश की और विदिन 48 आवर्स हमने असल मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए, और उन्होंने एक बाले जुर्म भी कर लिया, और आले कत्ल भी उनसे मुल्ज़िमान से बरामद हो चुका है। मुल्जिम से शब्बीर ने कुछ इस तरह बात की थी। महबूब 15-20 दिनों तो मेरी आदमी आना तेरे को, मैं उन्हें क्या बुला ला इनू ते ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, मैं गैरत ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। मकतूल के ससुर और भाई सदमे से निढाल थे। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनका भाई किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग कर रहा था। उनका कहना था कि कातिल की बीवी चोरी के एक वाक़े में मुलविस थी और इसी रंजिश पर उसके शौहर ने महबूब को कत्ल किया था। इन्हां बच्चों दा कौन है? यो साडा सिख सारा जेड़ा जालिम डाकुआ ने खो लिया। मेरे इंसाफ चाहिए, खून दा बदला खून चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ खून ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ खून ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ खून ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਵਕੂਆ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਕ ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਗਾਰ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। मेरे भरा का जी कोई कसूर नहीं है, सारे बंदे मारा गया। पुछ सकते बेकसूर ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਕਿਆ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਈ ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਖਿਆ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। वो इतना शरीफ आदमी हो किमें जाके बक्की पवेगा। शादीशुदा बच्चा, उन्हें 3 बच्चे हैं। शब्बीर ने जहां नियान में ब्लैकमेलिंग के इस मुबैना वाक़े की मजम्मत की है, जिससे रद्द अमल के तौर पर इतनी बड़ी वारदात सामने आई। अगरचे एक इंसानी जान के ज़ाया होने पर शब्बीर को दुख है, लेकिन अगर वाकई ये ब्लैकमेलिंग का केस था तो शब्बीर ने लोगों से पूछा है कि क्या मकतूल का यही अंजाम होना चाहिए था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि बेटियां घर की इज्जत और माँ बाप का लाड होती हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ और दुख लाहक हो तो वालिदैन की रातों की नींद उड़ जाती है। शब्बीर ने साहिवाल में एक ऐसे ही खानदान को देखा है जिन्हें अपनी बेटी का दुख खाया जा रहा था। साहिवाल की रहायशी मरियम की मां को शाम जैसे दौरे पड़ रहे थे। वो बार बार अपनी बेटी को फोन मिला रही थी, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। मरियम के वालिद अलग परेशान थे। अभी तक घर नहीं आई है और अब तो शाम भी हो गई है। क्या हो गया तुम्हें फौजिया? यही कहीं होगी, कहीं नहीं गई, किसी सहेली के पास गई होगी। तुम क्यों टेंशन लेती हो? पढ़ी लिखी बच्ची है, आ जाएगी घर। वो तो ठीक है, लेकिन उसका सेलफोन क्यों बंद जा रहा है? हो सकता है उसके सेलफोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो। तुम हौसला रखो, आ जाएगी। तुम ऐसा करो कि ये लो, ये पानी पियो। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। आप जाके उसे ढूंढ के ले आए ना जल्दी से। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूँ, और देखना मेरे जाते ही वो आ जाएगी। नहीं, बस अब अभी जाए। अच्छा, तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप चले जाए ना। मरियम के वालिद ने कार निकाली और फिर सारे रास्ते वो मुख्तलिफ लोगों से फोन पर बात करते हुए अपनी बेटी को शहर भर में ढूंढते रहे। काफी वक्त गुजरने के बाद मरियम के वालिद ने एक जगह कार रोक दी और स्टीयरिंग पर सर रख दिया, जैसे अब वो बेटी से मायूस हो चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर अचानक मरियम के वालिद को ख्याल आया कि उनकी बेटी ने उनकी बीवी से किसी फहद नामी लड़के का जिक्र किया था। उन्हें याद आया कि एक दिन मरियम की मां ने राजदाराना अंदाज में अपने शौहर को फहद के बारे में बताया था, जिस पर मरियम के वालिद ने अपनी बीवी की बात हंसी में टाल दी थी। ये ख्याल आते ही मरियम के वालिद ने कार दोबारा स्टार्ट की और अपने घर पहुंचा, जहां उनकी बीवी बेचैनी से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी।
कार पार्क करने के बाद जब मरियम के वालिद घर में दाखिल हुए तो उनको अपनी बीवी के सवालों का सामना करना पड़ा। कहाँ है? आप अकेले कैसे आ गए? अरे तुम मेरी बात तो सुनो। तुम उस दिन किसी लड़के का तस्करा कर रही थी ना? हाँ, बताया था वो उसे पसंद करती है। मैंने बताया तो था आपको, आप भूल गए। समझ गया। पर मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तुमने उसका घर देखा हुआ? घर? नहीं तो। हाँ, बता रही थी कि वो करीबी मोहल्ले में रहता है। अच्छा, तुम चलो मेरे साथ, मैं देख लूंगा उसका घर। आओ। लेकिन बात तो बताएं, हुआ क्या है? फिर शब्बीर ने देखा कि मरियम की माँ और उसके वालिद पूछते पाछते फहद के घर पहुंच गए। मरियम के वालिद गाड़ी में बैठे रहे जबकि मरियम की माँ कार से उतरकर फहद के घर के दरवाजे की बेल बजाने लगी। फहद की माँ ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी औरत को देखकर परेशान हो गई। जी बोलिए, कौन है आप और किससे मिलना है आपको? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को भगा कर ले गया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा लड़का है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। तुम नहीं बताओगी ना? आप कसम ले लें, मुझे कुछ नहीं पता। वो किसी दूसरे शहर का कहकर गया था कि 10-15 दिन में मैं आ जाऊंगा। तो ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और वही पता लगाएगी कि अब तुम्हारा बेटा कहाँ है। मरियम के वालिदैन ने अपनी बेटी की अगवा की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी थी और पुलिस फहद की तलाश में घर घर छापे मार रही थी। क्या वाकई फहद ने मरियम को अगवा किया था या खुदा न खास्ता मरियम किसी हादसे का शिकार हो गई थी? उस दिन शब्बीर ने देखा कि पुलिस की टीम लेडी इंस्पेक्टर के साथ फहद के घर में घुसी तो फहद की माँ घर में अकेली थी। अगर तुमने शराफत से नहीं बताया तो सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। कुछ किया भी है तो उससे मेरा क्या कसूर है? हम तुम्हें कल तक की वार्निंग दे रहे हैं। कल तक तुमने पेश नहीं किया तो समझ लेना। पुलिस जब धमकी देकर चली गई तो फहद की माँ बेबसी से रोने लगी कि इतनी देर में उनका फोन बजने लगा। ये फहद का फोन था। कहाँ हो बेटा तुम? तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर पुलिस घर के चक्कर लगा रही है? क्या किया तुमने बेटा? अम्मा परेशान मत हो, मैंने शादी कर ली है। पर किससे? कौन है? बताया था ना आपको एक बार, याद है? बेटा अगर तुम मुझे बता देते तो मैं इज्जत से तुम्हारा रिश्ता ले जाती। कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना होती ना। अम्मा एक तो आप समझती नहीं है, वो राजी नहीं होते इस रिश्ते के लिए, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। मगर कैसे की बेटा शादी और कौन कौन था वहाँ पर? कोर्ट मैरिज कर ली मैंने। अल्लाह। फहद एक आला तालीम याफ्ता लड़का था, दुबई में मुलाजिमत करता था। साहिवाल में मरियम से उसकी मुलाकात मोहब्बत में ढल गई थी, लेकिन मरियम के सख्त गिर घर वालों की शदीद मुखालफत के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। और जब फहद और मरियम को मालूम हुआ कि मरियम के माँ बाप ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है तो मरियम ने किसी जरिए से अपने घर वालों को पैगाम भिजवा दिया कि उसने फहद से शादी कर ली है, जिसके बाद मरियम के घर वाले मुबैना तौर पर दोनों की जान के दुश्मन हो गए। एक दिन शब्बीर को एक वीडियो मैसेज मिला जिसमें मरियम नामी एक लड़की शब्बीर को अपनी कहानी सुना रही थी। मरियम के मुताबिक वो सिर्फ 3 जोड़े कपड़ों में अपने घर से निकली थी और फिर कोर्ट जाकर उसने फहद से शादी कर ली थी। ये इतना आसान फैसला नहीं था। उस दिन मरियम किसी बहाने से घर से निकली तो खासी परेशान थी। गली के मोड़ पर पहुंची तो मुबैना तौर पर फहद कार लिए उसका इंतजार कर रहा था। मरियम कार में बैठ गई मगर वो बिल्कुल खामोश थी। क्या बात है, घबराई हुई लग रही है? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला जो कर लिया मैंने। भरोसा नहीं है उस पर? अगर ना होता तो आते ही क्यों? अब चलो जल्दी और ये बताओ हम जाएंगे कहाँ? परेशान मत हो, कर लिया मैंने बंदोबस्त, देख लिए जगह, हो जाएगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर
तो देखेगा। परेशान मत हो, कर लिया मैंने बंदोबस्त, देख लिए जगह, हो जाएगा। उधर जब शब्बीर फहद की मां के पास पहुंचा तो वो शदीद खौफ के आलम में थी। उसका कहना था कि उसका बेटा बालिग है, खुद मुख्तार है, अगर उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उससे डर था कि कहीं पुलिस उसके बेटे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। उस दिन शब्बीर ने देखा कि फहद का कमसिन भाई स्कूल जाते हुए डर रहा था। जी बेटा, अभी तक स्कूल के लिए तुम तैयार नहीं हुए? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, मुझे पुलिस ना पकड़ के ले जाए। अरे बेटा, तुम क्यों डर रहे हो? माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया, उस पर दुआएं पढ़कर उसे स्कूल रवाना किया। फिर उसी रात शब्बीर ने देखा कि फहद का छोटा भाई गहरी नींद से चौंक कर उठ गया। उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। बेटे की आवाज सुनकर माँ भी चौंक कर जाग गई। बेटा माँ से लिपट गया। अरे क्या हुआ? अम्मी अम्मी वो लोग मुझे मार रहे हैं अम्मी। कौन मार रहे हैं? अम्मी वो लोग मुझे मार रहे हैं अम्मी। बेटा आप डर गए हो, आपने कोई भयानक ख्वाब देखा है। चलो सो जाओ, चलो चलो, शाबाश। उधर शब्बीर को पता चला है कि मरियम और उसका शौहर फहद मुस्तकिल अपना ठिकाना बदल रहे हैं। फहद और मरियम का फोन मुस्तकिल बंद रहता है और जब भी कभी वो अपना फोन खोलते हैं तो उन्हें मुबैना धमकी आमेज पैगामात पढ़ने को मिलते हैं। मरियम के घर वालों ने न सिर्फ फहद की मां बल्कि फहद के चाचाजाद भाई को भी मुकदमे में नामजद किया हुआ है। शब्बीर का कहना है कि मरियम और फहद दोनों आकिल और बालिग हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया है तो ये कोई जुर्म नहीं। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर मरियम के वालिदैन अपनी बेटी की पसंद को कबूल कर लेते तो शायद ये नौबत न आती। शब्बीर का ये भी कहना है कि मरियम के वालिदैन का गुस्सा और नाराजगी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मरियम के वालिदैन भी इसी माशरे का हिस्सा है और वो लोगों के ये ताने किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी बेटी ने भागकर शादी कर ली है। शब्बीर ने मरियम के वालिदैन से अपील की है कि जो हुआ सो हुआ, अब इस मसले को ज्यादा गंभीर न बनाए। इस सूरत हाल को दिल से कबूल करके बेटी और दामाद के सर पर शफकत का हाथ रख दें ताकि वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और इनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना न भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।